अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेसन नंबर 9 कर रहे हैं EDU 303 का। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव का दूसरा नाम हम साइकोडायनेमिक थ्योरी लेते हैं। शुरुआत में हमें बताते हैं कि रूट मेटाफोर से मॉडल ग्रोइंग अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करता है, और ये सारी बातें हमें ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच के अंदर ही मिलती हैं। यानी सीड से लेकर प्रॉपर एक दरख्त बनने तक का सफ़र किस तरह तय होता है, ये सारा प्रोसेस जो होता है इस स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव अप्रोच के अंदर पाया जाता है या हमें यहाँ से मिल सकता है। यही बात उन्होंने सेकंड पॉइंट में बताई थी। थर्ड पे ये लोग कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्मिक पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जब डेवलपमेंटल चेंजेस स्टार्ट हो रही होती है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो इस पे लॉजिकल एनालिसिस दिया जाता है, और वो पर्सपेक्टिव या थ्योरी के अंदर काफ़ी डिटेल में बताया गया है। यानी कि सीड से लेकर अब फुल दरख्त बनने तक के जितना सफ़र होता है, इसमें जो जो स्टेजेस होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अंदर दो इंसानों ने दिया था जी। सिमिलरली जैसे हम सीड की बात कर रहे हैं, वैसे ही इंसानों पर भी अप्लाई किया गया। तो दो हमारे पास आते हैं जी। फर्स्ट है पिगेट। पिगेट ने थ्योरी दी थी और फ्रॉड ने। दो इंसान थे जिन्होंने थ्योरी दी थी। अब हम दोनों के नज़रिए देख लेते हैं। पिगेट के नज़दीक ये था कि वो समझता था कि जो डेवलप होती है ना, वो आखिरकार अपने एंड तक पहुंच जाती है डिफरेंट फॉर्मल ऑपरेशंस पे वर्क करते हुए। फ्रॉड के नज़दीक ये एक सेक्शुअल डेवलपमेंट थी, जो कि आप समझ लो कि इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस पाई जाती हैं, और इन द एंड ऑफ दैट स्टेजेस तो एक एक मैच्योर सेक्शुअल इंटरेस्ट के बेस पर एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी। बोथ पर्सपेक्टिव जो थे, इन दोनों की जो बेस थी वो आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म थी। याद रखिएगा, इन दोनों पर्सपेक्टिव की जो बेस थी वो आइडिया ऑफ डिटर्मिनिज्म थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रॉड की पर्सपेक्टिव के हिसाब से साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के अंदर हमें पता चलता है जो फ्रॉड था वो एक न्यूरोलॉजिस्ट था, और ये हाइप्नोसिस की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। ये इसने बहुत ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स को स्टडी किया था और उनके क्लिनिकल इंटरव्यू भी लिए थे। इसके बाद उसने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम उसने दिया साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसके अंदर उसने इंसानों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात की। अब उसने इस थ्योरी के अंदर बताया कि देखिए जी, चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी, तीन चीज़ें उसने बताई। फर्स्ट चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी, सेकंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन, और थर्ड पर्सनैलिटी। उसने कहा कि चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी और अनकॉन्शियस मोटिवेशन मिलते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी पर। ह्यूमन पर्सनैलिटी को उसने तीन चीज़ों का कंपोजिशन बताई थी। फर्स्ट थी आईडी, सेकंड ईगो, थर्ड वन इज सुपर ईगो। सिमिलरली जैसे उसने कहा था ना, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, और इसी तरह हम आईडी, ईगो और सुपर ईगो कहेंगे अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस डोमेन। इसे समझने के लिए हमारे सामने एक मॉडल आता है मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर, आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि अंडर वाटर, कॉन्शियस का मतलब हो गया कि अबव वाटर, और प्री कॉन्शियस का मतलब हो गया एट द सरफेस ऑफ द वाटर। जब हम आईडी की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आईडी है वो अंडर वाटर है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। यानी कि वो एक, आप समझ लो कि लाशऊर के अंदर पर्दा दर पर्दा पड़ी है, यानी छुपी हुई है, हमें पता नहीं है कि क्या मौजूद है। जब हम पानी में उतरते हैं, पानी की तह में क्या मौजूद है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो उसमें छुपा हुआ है। इसी तरह आईडी भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपी होती है। नेक्स्ट हमें बताते हैं, मतलब इसमें हमारी बहुत सारी ऐसी अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होती हैं, विशेस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं जो हमें खुद नहीं पता होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड वर्क कर रहा होता है, वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ बढ़ आता है। सुपर ईगो,
हमारे पास आता है जो सेकंड स्टेप होता है ना, उसे कहते हैं सुपर ईगो। यानी वो डिजायर, वो फीलिंग जो लाशऊर से शऊर के दरमियान पहुंच गई। यानी कि वो आधी तो लाशऊर में है, आधी जो है वो शऊर में मौजूद है। यानी हमें हल्का हल्का पता है, यानी कि आप धुंधला धुंधला आपको समझ आ रहा है। वो हमारा सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो जो होता है वो पाशी अनकॉन्शियस होता है। इसमें वही जो बात मैंने अभी आपको बताई, वही सारी बातें इसमें मौजूद होती हैं। ईगो, अब ईगो क्या है? ईगो जो है वो डिमांड ऑफ आईडी और सुपर ईगो की को मेडिएट करता है। याद रखिएगा, ईगो जो होता है वो मेडिएट करता है डिमांड ऑफ आईडी और सुपर ईगो को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है साइकोसेक्सुअल स्टेज। साइकोसेक्सुअल स्टेज ये पीरियड जो है ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेक्सुअल फोकस होते हैं। अडल्ट पर्सनैलिटी पर काफ़ी ज़्यादा वो मार्क्स छोड़ जाते हैं। अगर हम फाउंडेशन देखें ना किसी पर्सनैलिटी का, तो हमें पता चलता है कि जो बेस होती है वो विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ के बन जाती है पर्सनैलिटी पर। अब 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। अब ओरल स्टेज क्या है? ये इसका स्पैन जो होता है ना, चाइल्ड स्पैन फ्रॉम बर्थ टू 24 month ऑफ एज होता है। इसमें बच्चा जो होता है वो अपने माउथ से प्लेयर महसूस करता है, यानी ओरल जोन पे वर्क कर रहा होता है। लाइक एक्टिविटीज हो गई, सकिंग होगा, च्यूइंग होगा, बाइटिंग होगा, ये ऐसी चीजें जो उसे खुशी देती हैं। अब ये मुंह से वो कर रहा है। सेकेंड स्टेज होती है एनल स्टेज। ये 2 से 3 साल की एज के स्पैन होता है बच्चे का। इसमें जो फोकस होता है वो ज़रा चेंज हो जाता है। बच्चा जो होता है वो खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो खुद से काम करना शुरू कर देता है। फेलिक स्टेज जो होती है, ये जो फेलिक स्टेज होती है, इसमें चाइल्ड की एज रेंज होती है 3 to 7 years होती है। अब इसमें जो होता है ना, प्लेयर जो होते हैं वो फोकस ऑन द जेनिटल्स। यानी बच्चा जो होता है, लड़का, बॉय, बॉय जो होता है वो टेंड टू एरोटिक फीलिंग टुवर्ड मदर और हॉस्टिलिटी टुवर्ड फादर। यानी वो मदर करीब हो जाता है, उसे प्यार करने लगता है, ज़्यादा उसे महसूस होता है कि मदर उसकी काफ़ी खैर ख्वाह है। और वो फादर से मतलब उसकी समझ लें कि अब नफरत कहना तो एक ऐसे गुड वर्ड नहीं है, बट वो फादर से दूर हो जाता है। सिमिलरली गर्ल्स ऑन द ऑपोजिट साइड वो फादर के नज़दीक हो जाती हैं। तो ये फेलिक स्टेज पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो होती है, इसमें चाइल्ड स्पैन जो होता है वो 7 to 11 year ऑफ एज होता है। इसमें सेक्सुअलिटी और एसोसिएट प्लेयर बिकम डोमिनेंट। अब जब हम बात करते हैं, चाइल्ड जो होता है वो अपने फैमिली मेम्बर्स पर, या यूँ समझ लें कि वो बाहर निकल के दोस्त बनाना शुरू कर देता है इस स्टेज पर आकर। फेलिक स्टेज, अब फेलिक स्टेज जो है ये फाइनल स्टेज है डेवलपमेंटल के अंदर। अगर हम डेवलपमेंट चाइल्ड के अंदर देखें तो 11 से ऑनवर्ड अडल्टहुड तक ये आपकी एक फाइनल स्टेज है। अब यहाँ पे सेफ जेंडर हॉस्टैलिटी इज सप्रेस्ड हो जाता है। ऑपोजिट सेक्स की अफेक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यही आपको डायग्राम में बताया गया था, जो बातें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आती वो भी पता कर लिया करें। जल्दी से हम देख लेते हैं लेसन नंबर 10, क्योंकि आपका हार्डली 5 मिनट्स का ही बना होगा। लेसन 10 है आपके पास पिगेट की थ्योरी ऑफ वाइगार्स्का की सोशल कल्चर व्यू। अब हम देखते जाते हैं कि इन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्केल आता है जिसे हम कहते हैं बायनेट सिमन स्केल। बायनेट सिमन स्केल जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि शुरुआत हमेशा इजी तरीके से करनी चाहिए, बच्चे को एक मद्देनजर रखते हुए उसकी डेवलपमेंट को। फिर हार्ड से हार्डेस्ट की तरफ चले जाओ, यानी कि इजी, हार्डर, डिफिकल्ट टास्क देना शुरू कर दो। इजी टास्क क्या है? आप उन्हें शेक हैंड करना सिखाएं। स्लाइटली हार्डर क्या होगा? बॉडी पार्ट्स के नाम बताना शुरू कर दें। 3 डिजिट सीरीज को आप याद करवाना शुरू कर दें। डिफिकल्ट आइटम टेस्ट क्या होगा? उसके अंदर हम ड्रा करवाते हैं कि आपने जो चीज़, या बहुत सिंपल कर दें कि वर्ड सेंटेंसेस बनाना, वो बच्चे के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो इस तरह हम आगे पढ़ सकते हैं, एक कामयाब डेवलपमेंट पर्सनैलिटी या डेवलप पर्सनैलिटी बना सकते हैं बच्चे की। इसके बाद है जी हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्टिंग। जब पिगेट ने बायनेट पे वर्क स्टार्ट किया ना, वो फैसिनेट हुआ कि देखिए जी यहाँ तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे
सेम एज पे होते हैं वो करते हैं, यानी सेम एज के बच्चे सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो पिगेट ने इस पे काफ़ी ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस किए, स्टडी किया। अब जब पिगेट ने इतना सारा वर्क कर लिया तो वो एक कंक्लूजन पर पहुंचा। पिगेट ने रियलाइज किया कि जो इंटेलिजेंस होती है वो कभी भी मेजर नहीं की जा सकती कन्वेंशनल इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। याद रखिएगा, इंटेलिजेंस जो होती है वो कभी भी मेजर नहीं की जा सकती बाय कन्वेंशनल इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एनवायरनमेंट को। हम देखना पड़ता है कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं कॉन्स्टेंटली। जब वो नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उनकी चेंजेस, उनके अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस जो होता है वो हम एक खास एज से लेकर एक खास एज तक ख़त्म हो जाता है। अब जी हम बात करते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। पिगेट जो था ना, उसने लास्ट में ये सारे काम किए। उसने कंक्लूड किया इंटेलिजेंस को कि वो इनहेरिट नहीं हो सकती, डायनामिक ट्रेड्स चेंज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशंस के थ्रू हम इंटेलिजेंस को हाई लो कर सकते हैं। इस सारे समझने के बाद उसने अपनी एक एपिस्टेमोलॉजी दी जिससे उसका नाम दिया जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी 1950 के अंदर, या आप उसे कह सकते हो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। जनरल समरी के अगर हम देखते हैं तो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी ना पिगेट की थ्योरी की, वो बेस करती है ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन पास थ्रू स्टेजेस ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज अवर बॉडी ग्रो, सो डज अवर इंटेलेक्ट। यानी कि आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आप लोगों के अंदर इंटेलिजेंस, आपकी सारी वर्क चेंज होता जाता है। इसके बाद ही आपके पास आता है कोग्निटिव स्ट्रक्चर। कोग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्ट ऑफ स्कीमास और स्कीमटा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास है कोग्निटिव स्ट्रक्चर, जो कि मिलकर बना है स्कीमा से। अब स्कीमा जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि स्कीमा है क्या। स्कीमा जो है वो बेसिकली एक एलिमेंट है कोग्निटिव स्ट्रक्चर का, जो कि एंगेज करता है क्लास ऑफ एक्शन को। यानी हम ग्रास्प कर रहे हैं, सकिंग कर रहे हैं, रीचिंग कर रहे हैं। यानी हम किसी भी बुक को अगर उठाते हैं ना, उठा के रखना जो होता है वो स्कीमा के अंदर है। यानी कि हमने एक एक्शन किया। अब देखते हैं कि एक्शन क्या है। जब हमने एक काम किया तो वो हमारा गया ओवर्ट एक्शन की तरफ, यानी बिहेवियर रिस्पॉन्स हुआ। जैसे बिहेवियर ने रिस्पॉन्स किया वो गया सीधा कोवर्ट एक्शन यानी थिंकिंग की तरफ। आपने बुक हाथ में उठाई, फौरन से आप, ये ओवर्ट एक्शन हुआ। फौरन से आपके दिमाग ने सोचा कि ओके फाइन, बुक उठा रही है, हमने ग्रास्प कर ली बुक, अब इसका क्या करना है। तो वो जो क्या करना है वो कोवर्ट एक्शन होता है। यानी कि वो आपको बताएगा कि आपने इस बुक को रखना है, पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें एक्शन में आ जाती है। जो चीज़ बताई जाती है वो एक्शन में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। जो प्रोसेस रिस्पॉन्ड करता है एनवायरनमेंट के अंदर, जब हम कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को लेके चल रहे होते हैं तो उससे हम कहते हैं एसिमिलेशन। ऑन द अदर हैंड जो प्रोसेस मॉडिफाई करता है कोग्निटिव स्ट्रक्चर को, याद रखें, जो प्रोसेस रिस्पॉन्ड करेगा वो एसिमिलेट कर रहा होगा, जो मॉडिफाई करेगा वो एकोमोडेट कर रहा होगा, यानी इसमें एकोमोडेशन हो रही होती है। पिगेट ने जब हमें बताई थी स्टेजेस, उसने बताया कि जो 5 से लेकर 2 साल की उम्र है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। 2 से 7 साल की उम्र के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेजेस हैं। 7 से 11 साल के अंदर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस हैं। 11 से अबव के अंदर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस हैं। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर आप रिफ्लेक्स बेस होते हो, सर्कुलर बिहेवियर आपका होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। सेकंड में आप देखते हो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर आप सिंबल को समझने लगते हो, ईगो सेंट्रिक हो जाते हो। 7 से 11 साल की उम्र के अंदर आप कंक्रीट ऑपरेशन स्टेजेस की तरफ बढ़ जाते हो, यानी कि आप मोर देन वन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हो, इसमें एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं आ रही। अडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हो, रीजनिंग लॉजिकली करना शुरू कर देते हो। यही बात यहाँ पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा अल्फाज में बयान की गई है, जो मैंने आपको बहुत सिंपल करके बता दी। याद रखिएगा, जो इनफिनिट होता है ना वो हमेशा स्टार्ट करता है लर्निंग
किसी भी वर्ड को थ्रू सेंसरी एंड मोटर इंटरेक्शन, सेंसरी और मोटर इंटरेक्शन के थ्रू वो करता है। सेकंड पे आपको प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर पिगेट की बात कर रहे हैं तो उसे 3 माउंटेन टेस्ट दिए थे जिसने बताया था कि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म के शिकार हो जाता है, और ये 1948 में दिया था। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर वही सारी चीज़ें जो मैंने बताई, सो इसमें इतना कुछ भी नहीं था, यानी कि आप सिंबल बच्चा समझना शुरू हो जाता है। अब उसे स्टेज पे पता चल जाता है कि 3+5 कितना होगा, उसका थिंकिंग लेवल बढ़ गया ना, उसने ऐड करना सीख लिया, उसने सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दी। 9 से 10 ऑनवर्ड जब बच्चा जाता है ना, तो वो जो होता है वो मास्टर एरिया होता है, जिसके अंदर बच्चा क्लास इंक्लूजन को सीख जाता है। यानी कि उसे अगर आप बताते हो कि 8 ऑरेंज हैं और 4 ग्रीन कैंडीज हैं, तो आपसे कहा जाता है कि बताओ जी कितनी ऑरेंज कैंडीज थी, तो वो उसे फौरन से याद आ जाएगा कि ओके फाइन 8 ग्रीन कैंडीज थी, ऑरेंज कैंडीज थी। फॉर्मल ऑपरेशन है आपके पास, ये अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है। कंक्रीट ऑपरेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रहे होते हैं, तो वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा गाइस, आप लोग देख तो रहे होते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। लेव वाइगॉट्स्काय, लेव वाइगॉट्स्काय जो था ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था। उसने सजेस्ट किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो अप्रेंटिसशिप होता है, जिसके अंदर जो बच्चा होता है वो इंटरेक्ट करता है दूसरों के साथ या अपने से ज़्यादा मेच्योर लोगों की तरफ। वाइगॉट्स्काय जो था उसकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 37, यानी वो जवान था और वो मर गया। सो उसने जो थ्योरी डेवलप की थी ना चाइल्डहुड के अंदर, अपने चाइल्डहुड के अंदर बताया था, जो सारी बातें वो बता रहा था वो अधूरी रह गई, यानी तशनगी उसके अंदर रह गई। लेकिन कुछ चीज़ें उसने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करती थी, उसने कहा था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एब्रिवेशन है ZPD, स्टैंड फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके अंदर उसने बताया कि जो डिस्टेंस होता है ना चाइल्ड एक्चुअल डेवलपमेंट का, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसके अंदर पोटेंशियल डेवलपमेंट होती है कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद हेल्प ऑफ देयर पीर, यानी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ मिलकर वो एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये उसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर बताया था। इसमें उसकी कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग के बारे में काफ़ी उसने कंट्रीब्यूट किया। अब जब उसने ये थ्योरी दी ना, इस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए। अब ये जो थ्योरी थी ये क्लिनिकल इंसाइट थी, यानी कि उसने क्लिनिक के अंदर ही टेस्टिंग की थी, कुछ बच्चों को लिया, उन पर टेस्ट किया, उसे पता चला जितने एविडेंस थे, जितने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे वो इनसाइड ही मौजूद रहे, जैसे आउटसाइड है वो फेल होना शुरू हो गए। डेवलपमेंटल स्टेज जो थी वो जनरलाइज नहीं की गई थी, नॉन वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात नहीं की गई थी। वाइगॉट्स्काय ने कहा था जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो स्पीड अप की जा सकती है विद असिस्टेंस बिफोर स्टेज एज एसम्यूचुएशन। अब इससे पहले क्या होता है उस पर भी उसने बात नहीं की, उसने बस एक बता दिया कि ओके फाइन, अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं, एकदम से हम चेंज कर देते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस को। पिगेट ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वाइगॉट्स्काय ने इस पे काफ़ी आहिस्ता बहुत थोड़ा वर्क किया था। इसके बाद आपके पास आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच है चाइल्ड डेवलपमेंट की। इससे हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन माइंड को जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। अब जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है कंप्यूटर, तो वो इससे होता क्या है कि वो फ्लो चार्ट की मदद से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। ह्यूमन माइंड जो होता है वो भी प्रोसेस करता है प्रॉब्लम सिमिलरली, तो वो कैसे करेगा, वो लर्न करेगा अपने एक्सपीरियंस से, इसी तरह जैसा फ्लो चार्ट पे हम वर्क कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमें पता चला कि ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को और इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कैसे कर सकते हैं। एक 5 साल का बच्चा अगर उसे आप प्रॉब्लम देते हो कि उसने किसी भी ब्रिज को विद हेल्प ऑफ ब्लॉक एक इमेजिनरी रिवर के ऊपर ड्रॉ करना है, तो वो बच्चा अगर आप उससे हर चीज़
हर पॉइंट बताते हो तो भी वो डिफ़िकल्टी रहेगा, उस पे डिफ़िकल्टी रहेगी, वो उसे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकेगा। इंफॉर्मेशन थ्योरी क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं। अब इसकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी थी ना, इस पे क्रिटिसाइज किया था फ्रॉडियन ने, पिगेट के मानने वालों ने, वाइगॉट्स्की के, स्टेज थ्योरीज वालों ने, मतलब उन लोगों ने कहा कि देखिए जी इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम कभी भी इस पे वर्क नहीं कर सकते। सो अब तक हमें पता चला कि हमारे सामने जो तीन थ्योरीज आई उन तीनों पर क्रिटिसाइज्म काफ़ी ह्यूज रहा, जिसकी वजह से वो बात कर रहे थे कि बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे थे डेवलपमेंटल स्टेज। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे इस पूरी थ्योरी, कंप्लीट इस थ्योरी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।